हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं रुचि आपका सोशियोलॉजी अड्डा में स्वागत करती हूं। अभी तक हम लोगों ने विवाह टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह सब फिनिश हो गया था। आज से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है परिवार। तो आज हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं परिवार चैप्टर के साथ। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, लेक्चर की ओर। देखते हैं क्या आज परिवार को पढ़ना है हम लोग को। तो परिवार का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या है परिवार का अर्थ। परिवार की परिभाषा करना एक कठिन कार्य है। डॉक्टर प्रभु ने डेनलेप को उद्धृत करते हुए लिखा है कि परिवार की मनमाने ढंग से परिभाषा करने के अतिरिक्त सार्वभौमिक परिभाषा करना असंभव सा है। यह सत्य है कि इसके स्वरूपों में से एक प्रसिद्ध स्वरूप है एक पुरुष और एक स्त्री का अपने संयुक्त बच्चों सहित आते हैं, जो अपने बच्चों की आवश्यकता की अवधि में एक ही निवास पर साथ साथ रहते हैं, लेकिन इसके भी अनेक रूप भेद हैं। अतः बिना बच्चों वाले परिवार होते हैं या गोद लिए हुए बच्चों वाले परिवार होते हैं। ऐसे परिवार होते हैं जिनमें मनुष्य का स्त्री और बच्चों से पृथक निवास स्थान होता है, या दादा दादी, चाचा चाची और पोते पोती सदस्य होते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि परिवार के भी अनेक रूप हैं। मान लीजिए अगर पति पत्नी और बच्चे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके अनेक स्वरूप हैं। ऐसा हो सकता है कि जो पुरुष हो वो स्त्री के साथ ना रहता हो, अपने बच्चों के साथ ना रहता हो, कहीं बाहर रहता हो। आज की औद्योगिकरण के ज़माने में आपने देखा होगा अपने शहर में, अपने इर्द गिर्द भी, कि जो लोग हैं उनकी फैमिली आपके पास रह रही है और जो जेंट्स हैं वो कमाने के लिए दूसरे शहर गए हुए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वही बताया है, जिसमें एक से अधिक पत्नी या पति अथवा दोनों होते हैं, जिसमें विधवा माता और उसके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं जिसमें एक माता और उसके गोद लिए हुए बच्चे होते हैं। स्पष्ट है कि परिवार के इन विविध रूपों को एक ही परिभाषा में समाविष्ट करना कठिन कार्य है। बिल्कुल कठिन कार्य है कि आप संयुक्त परिवार को भी वर्णित कर दीजिए, एकल परिवार को भी वर्णित कर दीजिए। तो ये सब क्या है, बहुत कठिन कार्य है एक ही परिभाषा में पूरे परिवार की डेफिनेशन देना। ये बात बोली है। आगे बढ़ते हैं, वर्गीस और लाक का देख लेते हैं। वर्गीस और लाक ने क्या बोला है। एक परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जो ये गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जो पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री और भाई बहनों की निजी सामाजिक भूमिका में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर और अंतःसंचार करते हैं, जो एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं तथा उसे बनाए रखते हैं। तो वर्गीस और लॉक ने क्या कहा है कि गृहस्थी का मतलब पति पत्नी है, रक्त संबंधी हो सकते हैं, गोद लेके बच्चा हो सकता है, तो उसका गृहस्थी का निर्माण करते हैं। उसमें पुत्र पुत्री होता है, भाई बहन है, अपना उनकी खुद की भूमिकाएं होती हैं, खुद अंतःक्रिया करते हैं, मतलब संबंध होते हैं आपस में जो भी है, और जो अपनी संस्कृति चली आ रही है उसका निर्माण करते हैं, उसको बनाए रखते हैं। ठीक है ना। ये परिभाषा किसकी है, वर्गीस और लॉक की है। मैकाइवर और पेज ने लिखा है। अब मैकाइवर पेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैकाइवर और पेज ने क्या लिखा है। परिवार एक समूह है जो सुनिश्चित और स्थायी यौन संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण के लिए अवसर प्रदान करता है। इसमें संपार्श्विक अथवा सहायक संबंधी भी हो सकते हैं, लेकिन इसका निर्माण पति पत्नी के एक साथ रहने और बच्चों के साथ मिलकर एक विशिष्ट इकाई बनाने से होता है। तो इन्होंने किसकी डेफिनेशन दी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक एकल परिवार की तरह डेफिनेशन दी है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण के अवसर देते हैं। इसकी विशेषताएं बताई हैं ऊपर परिवार की, और फिर संबंध बताए हैं कि इसमें पति पत्नी हो, उनके बच्चे हों, मिलकर विशिष्ट इकाई यानी कि एकल परिवार का निर्माण करें। उसकी बात कौन, मैकाइवर और पेज करते हैं। जुकरमैन ने कोई डेफिनेशन दी है, जुकरमैन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। एक परिवार समूह पुरुष स्वामी, उसकी स्त्री या स्त्रियों और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। तो क्या है कि पुरुष स्वामी है उसका, और स्त्री और स्त्री उनके बच्चे होंगे, तो उनसे मिलकर क्या है परिवार बनता है। किसने कहा है, जुकरमैन ने कहा है। और कभी कभी इसमें एक या एक से अधिक अविवाहित पुरुष भी सम्मिलित हो सकते हैं, मतलब अविवाहित पुरुष सम्मिलित हो सकते हैं, विवाहित को नहीं लिखा है इन्होंने। विसेंज की डेफिनेशन आगे देख लेते हैं। विसेंज की परिवार की परिभाषा एक दृष्टिकोण से यह की जा सकती है कि एक स्त्री बच्चों सहित और एक पुरुष उनकी देख रेख करने हेतु, मतलब एक स्त्री हो, उनके बच्चे हों, पुरुष उनकी देखभाल के लिए हो। ये परिभाषा किसने दी है, विसेंज और विसेंज ने दी है। मर्डाक ने कौन सी डेफिनेशन दी है, मर्डाक की डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन विशेषताओं के रूप में पाए जाते हैं। इसमें दोनों लिंगों के वयस्क सम्मिलित होते हैं, जिनमें से कम दो में सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत यौन संबंध होता है, और यौन संबंधों में बंधे इन वयस्कों के स्वयं के अथवा गोद लिए हुए एक
या अधिक बच्चे होते हैं। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है मर्डाक ने कि जो ऊपर जो विशेषताएं दी हैं, आर्थिक सहयोग और प्रजनन एक परिवार की विशेषताएं, आप इनको भी ध्यान रखेंगे। सामान्य निवास हो गया, आर्थिक सहयोग और प्रजनन क्या है, परिवार की विशेषताएं हैं। फिर नीचे इन्होंने बताया है कि 2 वयस्क होते हैं, सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत यौन संबंध, यानी कि विवाह को इन्होंने परिभाषित किया है यहाँ पे कि विवाह होगा, फिर यौन संबंध बनते हैं, तो बच्चे को गोद लेते हैं, अपने खुद के बच्चे होते हैं। तो इसकी बात कौन करते हैं, मर्डाक साहब करते हैं। आज मेरा थोड़ा हेल्थ इशू है, इसलिए हो सकता है आप लोग को वॉइस में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, उसके लिए सॉरी। लेकिन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास मैंने कल एक वैसे भी ऑफ रखी थी, तो उसको आज मैं कराने की कोशिश कर लूँगी। आगबन और निमकाफ ने बतलाया है, परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित पति और पत्नी या अकेले एक पुरुष अथवा स्त्री और बच्चों का लगभग एक स्थायी संघ है। तो आगबन निमकॉफ की डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों परिवार की डेफिनेशन बताई है कि बच्चों सहित है, बच्चों रहित, बच्चे हो भी सकते हैं परिवार में, नहीं भी हो सकते हैं, पति पत्नी होंगे, अकेले एक पुरुष अथवा एक स्त्री भी हो सकती है, बच्चों का लगभग एक स्थायी संघ हो, मतलब स्थायी हो, अस्थायी को नहीं बोला इन्होंने, स्थायी को ही परिवार माना है। ये परिभाषाएं इतना हम लोग इनका नहीं पढ़ते हैं थ्योरी। आगे बढ़ते हैं परिवार की प्रमुख विशेषताओं की और विशेषताएं देख लेते हैं परिवार की। विश्व के सभी समाजों में पारिवारिक संगठन की विविधता के बावजूद भी कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं। मैकाइवर और पेज ने ऐसी 8 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो भारतीय परिवारों में पाई जाती हैं। तो ये क्या है, 8 विशेषताएं किसने बताई हैं परिवार की, तो मैकाइवर और पेज ने बताई हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, परिवार की कितनी विशेषताएं मैकाइवर और पेज ने बताई हैं, तो 8 है। पहली पे बढ़ते हैं, सार्वभौमिकता है। सभी छोटे बड़े संगठनों में परिवार सबसे सार्वभौम है, मतलब हमेशा बना रहेगा, शाश्वत वाला वर्ड है। ये सभी समाजों और सभी कालों में पाया जाता रहा है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सामाजिक विकास के प्रत्येक स्तर पर परिवार पाया जाता है। प्रत्येक प्रकार के समाज में, चाहे वह सभ्य हो अथवा असभ्य, आदिम हो अथवा आधुनिक, ग्रामीण हो अथवा नगरीय, परिवार का अस्तित्व सदैव रहेगा। तो इन्होंने कहा कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन परिवार क्या है, रहेगा। आप अपने साथ सोसाइटी में ही देख लीजिए, हर किसी के पास परिवार होगा, कैसा भी हो। तो आप अगर अनाथ के पास बोलेंगे, लेकिन उसको कोई अडॉप्ट करता है तो उसका अपना परिवार बन जाता है। अनाथालय में रहता है तो वहाँ एक अलग परिवार है, जिन लोगों के साथ वह रहता है। रोड पे रहता है तो जिन लोग के साथ रहता है तो वो उनका परिवार है। तो स्थायी और अस्थायी परिवार हैं, ठीक है ना। तो परिवार की सार्वभौमिकता है समाज में। भावात्मक आधार, कहीं ना कहीं हम लोग भावनाओं से जुड़े होते हैं परिवार के प्रत्येक सदस्य से, और परिवार बनने का भी कहीं ना कहीं आधार भावनाएं ही होती हैं। तो भावनात्मक आधार को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। परिवार के सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम, संतान कामना की प्रवृत्ति पाई जाती है। माता पिता में अपनी संतान के प्रति वात्सल्य और त्याग की भावना पाई जाती है। संतान में अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आदर के भाव पाए जाते हैं। परिवार के संगठन को बनाए रखने में इन भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या है, परिवार के संगठन को बनाए रखने के लिए इन भावनाओं को स्थान दिया गया है, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं भावनाओं पर ही टिका है। जिस दिन भावनाएं एक दूसरे से खत्म होने लगेंगी, एक दूसरे के प्रति लोग परिवार में रहना ही बंद कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं भावनाओं पर ही टिका है। परिवार की जो भी आधारशिला है वो भावनाएं ही हैं। उन्होंने बताया कि पति पत्नी है, उनमें घनिष्ठ संबंध है, संतान कामना के लिए ही सही, लेकिन क्या है, घनिष्ठ संबंध है। माता पिता में अपने संतानों के प्रति है, वात्सल्य भाव है। तो ऐसे ही परिवार के प्रत्येक सदस्य में किसी न किसी भाव के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक प्रभाव। परिवार व्यक्ति का प्रथम सामाजिक पर्यावरण है। परिवार का बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बालकों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके जीवन को संस्कारित करता है, उन पर अमिट छाप डालता है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में योग देता है। कूले ने परिवार को मानव स्वभाव के संवर्धन गृह कहा है, यानी कि नर्सरी का है। आपको ये लाइन याद रखनी है कि किसने परिवार को मानव स्वभाव का संवर्धन गृह कहा है, तो कूले ने कहा है। आपको डेफिनेशन याद रख लेनी है इसको। तो रचनात्मक प्रभाव क्या है कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं जो संस्कार होते हैं परिवार के, वो बच्चों पे जाते ही जाते हैं। परिवार एक कुछ ना कुछ बच्चों को ऐसी सीख देता है जो बच्चों में उनके परिवार को लेके चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये रचनात्मक प्रभाव हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है जो प्रभाव, जो बच्चों को माता पिता सिखाते हैं, परिवार के सदस्य सिखाते हैं, जिन्हें हम लोग संस्कार कहते हैं, प्रथाएं कहते हैं। तो वो क्या है, बच्चे पर अमिट छाप छोड़ देती हैं और बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण उसी हिसाब से होता है जैसा परिवार उन्हें संस्कार देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सीमित आकार। प्राणी शास्त्रीय दशाओं के कारण परिवार का आकार बहुत सीमित होता है। इसमें पति पत्नी के अतिरिक्त वास्तविक या काल्पनिक रक्त संबंधी पाए जाते हैं। इसमें वे ही बच्चे सदस्यों के रूप में होते हैं जिनका जन्म परिवार में हुआ हो
और जिन्हें गोद लिया गया हो। इस दृष्टि से सामाजिक संरचना के औपचारिक संगठनों में परिवार सबसे छोटा है। इसमें क्या कहा है, सीमित परिवार में कि भाई एकल परिवार का कहीं ना कहीं एक उदाहरण है, प्रकार है कि वास्तविक हो क्या काल्पनिक परिवार हो सकता है पति पत्नी का और रक्त संबंधी पाए जाते हैं, पति पत्नी और रक्त संबंधी उनके बच्चे हों सदस्यों के रूप में। बाकी बहुत छोटा परिवार होता है, गोद लिए बच्चे भी हो सकते हैं, उनके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो औपचारिक है संगठन में परिवार सबसे छोटा है। आपको ये भी ये सबसे छोटा मतलब एकल परिवार जो है औपचारिक संगठनों में सबसे छोटा होता है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। सभी सामाजिक संगठनों में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। यह सामाजिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। संपूर्ण सामाजिक संरचना का आधार परिवार ही है। सरल प्रकार के समाजों में अधिक और विकसित पितृसत्तात्मक समाजों की परिवार की संरचनाओं का निर्माण पारिवारिक इकाइयों के आधार पर हुआ है। आज के कुछ जटिल आधुनिक समाजों में परिवार के इस कार्य में कमी आई है, परंतु उनमें भी स्थानीय समुदाय परिवारों के संयुक्त रूप अथवा संघ हैं। तो इसमें क्या है कि जो परिवार है उसकी संरचना कहीं ना केंद्रीय स्थिति यानी कि न्यूक्लियर, वही एकल परिवार ही होता है केंद्रीय स्थिति या न्यूक्लियर परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। तो अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है समाज में, बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण सामाजिक संरचना का आधार परिवार ही है, ये भी बहुत सही बात है क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना ही परिवार पर टिकी है। सरल प्रकार के समाजों और अधिक विकसित पितृसत्तात्मक समाजों की सामाजिक संरचना का निर्माण पारिवारिक इकाइयों के आधार पर ही हुआ है। बिल्कुल पितृसत्तात्मक समाज हो या कोई भी समाज हो, उसका कहीं ना कहीं आधार क्या है, परिवार ही रहा है। आगे बढ़ते हैं 6 ऑप्शन की ओर, सदस्यों का उत्तरदायित्व। तो सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है सभी का। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की असीमित भावना पाई जाती है। बिल्कुल है, वो लोग बांटते नहीं है कि आज मैं इतना काम करूंगा आपको इतना करना पड़ेगा। असीमितता है, कोई कमा रहा है कोई खा रहा है। पिताजी कमा रहे हैं, बच्चे आराम से खा रहे हैं, एक एज के बाद भी वो लोग कमाने का नहीं सोच रहे हैं। तो ये क्या है, उत्तरदायित्व की असीमित भावना है। कभी पापा मना नहीं करेंगे हम आपको रोटी नहीं देंगे या पानी नहीं देंगे। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज और राष्ट्र हित के लिए त्याग करता है, बलिदान की ओर अग्रसर होता है, परंतु परिवार में वह सदैव ही एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाता रहता है, त्याग करता रहता है। परिवार के लिए व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना की जड़ें मनुष्य के स्वभाव में गहरी बैठी हुई हैं। उत्तरदायित्व की यह भावना परिवार के संगठन और स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि परिवार के लिए इंसान है, अगर उसके किसी परिवार के एक सदस्य पे आ जाए तो वह अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। तो परिवार कहीं ना कहीं भावनाएं जो हमने बोली थी वो है, उत्तरदायित्व होते हैं हर किसी के अपने अपने, तो सब कोई अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है प्रत्येक मेंबर, तभी परिवार की संरचना अच्छे से बनती है और चलती रहती है। वरना क्या है, एक समय के बाद परिवार समाप्त हो जाएगा अगर सब लोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सही से नहीं करेंगे। मम्मी आपको जन्म देने से मना कर दें, पापा आपको पालने से मना कर दें, दादी आप लोगों को घर में रहने से मना कर दें, तो कहीं ना कहीं ये परिवार की संरचना को खत्म कर देगा। इसलिए सभी के अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं, तो सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। सामाजिक नियंत्रण देख लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण क्या है? यद्यपि संसार के विभिन्न भागों में परिवार के अलग अलग रूप दिखलाई पड़ते हैं, तथापि प्रत्येक स्थान पर परिवार सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल एक साधन के रूप में कार्य करता है परिवार। व्यक्ति और समाज दोनों के दृष्टिकोण से ही परिवार एक आधारभूत और लाभदायक संगठन है। इनको बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक निषेध और कानून पाए जाते हैं। हिंदू समाज में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार, तो आपको डेफिनेशन अब याद रखनी है, हिंदू विवाह अधिनियम, एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। बिल्कुल एक पत्नी है या एक पति है तो उसके रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के अनेक नियम भी पाए जाते हैं जो विवाह और परिवार को नियंत्रित करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कानून ऐसे हैं जो परिवार और विवाह को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान समय में कोई भी स्त्री पुरुष विवाह द्वारा परिवार को बसा तो सकते हैं, पर अपनी इच्छा अनुसार उसे छोड़ नहीं सकते, ना ही उसे समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल परिवार बसा सकते हो, आप उसे छोड़ समाप्त नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉपर अगर कानूनी तरीके से करेंगे तब भी तलाक लेना है, लेकिन आपको जो परिवार आप निर्मित करते हैं वो खत्म नहीं होता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में परिवार कुछ सदस्यों का समूह है। इन सदस्यों से मिलकर परिवार का निर्माण होता है। तो आपको समिति वर्ड याद रखना है कि परिवार क्या है, परिवार एक समिति है, और विवाह क्या है, विवाह एक संस्था है। दोनों में अंतर है, परिवार समिति है और विवाह संस्था है, ठीक है। इन सदस्यों से मिलकर परिवार का निर्माण होता है। इनके परिवार से अलग हो जाने से परिवार का एक सीमित के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विवाह द्वारा पति पत्नी मिलकर परिवार की रचना करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाने अथवा एक दूसरे को छोड़ देने या तलाक देने पर परिवार भंग हो जाता है। बिल्कुल परिवार भंग हो जाएगा अगर तलाक दे दिया जाएगा। इस रूप में परिवार की प्रकृति परिवर्तनशील या अस्थायी है, परंतु जब हम परिवार पर एक संस्था के रूप में विचार करते हैं,
मतलब समिति और संस्था दोनों की तरह से विचार कर लिया जाएगा, तो संस्था की तरह विचार करके देख लेते हैं। तो पाते हैं कि इसकी प्रकृति स्थायी है। तो स्थायी प्रकृति होगी परिवार की तो वह क्या है, एक संस्था है, लेकिन अस्थायी है तो वह क्या है, एक समिति है। यह निरंतर बना रहता है, पुराने सदस्य मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं और नवीन सदस्य इसमें प्रवेश करते रहते हैं। बिल्कुल नए बच्चे का जन्म होता रहता है, पुराने जो भी लोग हैं वो एक्सपायर होते रहते हैं। एक संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्यप्रणाली बने रहते हैं, चलते रहते हैं और परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। बिल्कुल परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। नियम कानून जो चले आ रहे हैं, वो प्रथाएं जो चली आ रही हैं, वो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो 8 थे वो हम लोगों ने मैकावर के हिसाब से पढ़ लिया। 8 के अलावा भी पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। 9 है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध के आधार पर ही परिवार का जन्म होता है। बिल्कुल परिवार कहीं ना कहीं आपको एक नया परिवार मिलता है तो विवाह के आधार पर मिलता है। यह संबंध समाज को स्वीकृत होता है। इसी संबंध के आधार पर पति पत्नी में यौन संबंध और संतानोत्पत्ति होती है, जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। वर्तमान समय में हिंदू समाज में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं, अगर आप सामंजस्य से नहीं बिठा पा रहे हैं तो आप एक दूसरे को तलाक दे देंगे, ठीक है ना। आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था क्या है। प्रत्येक परिवार की साधारणतया कुछ आर्थिक व्यवस्था अवश्य होती है, जिसके माध्यम से सदस्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। बिना आर्थिक व्यवस्था के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल जब तक आर्थिक व्यवस्था परिवार में नहीं होगी तब तक परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। सॉरी, मेरी आज हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं आपको पहले भी बोली हूँ, तो थोड़ा आप मुझे समझ सकते हैं। आज मेरी हेल्थ सही नहीं है तो मैं क्लास फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि मैं कल एक क्लास कैंसिल कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती आज भी कैंसिल हो, इसलिए वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का। 11 है वंश नाम। प्रत्येक परिवार में वंश नाम को चलाए रखने की एक व्यवस्था पाई जाती है। वंश नाम को निश्चित करने के संबंध में कुछ नियम पाए जाते हैं। परिवार में प्रत्येक बच्चे को किसी नियम के आधार पर उपनाम अथवा वंश नाम प्राप्त होता है। बिल्कुल है, हम लोग अपना सरनेम लेते हैं पटेल, शर्मा, वर्मा, है ना। तो ये सब क्या है, सरनेम है, हमें फैमिली से मिलता है, जहाँ से हम जोड़ते हैं, जन्म लेते हैं, उस फैमिली का एक सरनेम होता है जो हमारे नाम के साथ अपने आप जुड़ जाता है। ये परिवार के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी इसी उपनाम से पहचाने जाते हैं। वंश नाम मातृवंशीय हो सकता है, पितृवंशीय हो सकता है। बिल्कुल मातृवंशीय और पितृवंशीय दोनों हो सकता है। तो आगे देखते हैं। भारत में खासी, गारो, नायर आदि जनजातियों में वंश नाम माता के नाम पर चलते हैं। तो आपको जनजातियाँ याद रखनी है, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो माता का नाम चलाती हैं, यानी कि मातृवंशीय हैं। जबकि अन्य जनजातियों और हिंदुओं में अधिकतर पिता के नाम होते हैं। बिल्कुल पिता पितृवंशीय मोस्टली होती है, लेकिन खासी, गारो और नायर, नायर लिखा है, नायर है जनजाति, ये तीनों क्या है, मातृवंशीय हैं। आपको ये याद रखना है। सामान्य निवास स्थान। अब आगे बढ़ते हैं सामान्य निवास स्थान की ओर। प्रत्येक परिवार के लिए एक सामान्य निवास स्थान या घर भी होता है, जहाँ सभी सदस्य रहते हैं। यह निवास मातृ स्थानिक भी हो सकता है, जैसे नायर, खासी और गारो। ये क्या है, मातृ स्थानीय है। आपको भी मातृवंशीय भी पढ़ा था इसको, अब मातृस्थानीय भी याद रख लीजिए। और पितृस्थानिक भी। भारत में अधिकतर परिवारों में पितृस्थानिक व्यवस्था ही पाई जाती है, जहाँ पत्नी विवाह के पश्चात अपने पति के यहाँ जाकर निवास करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के मूल परिवार में जाकर निवास नहीं करते, बल्कि अपना नया निवास स्थान बनाकर रहने लगते, तो इसको नवस्थानीय भी बोलते हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने ऐसे परिवारों को नव स्थानिक परिवार कहा है, न्यू लोकल फैमिली कहा है, ठीक है ना। किसने कहा है, एस.सी. दुबे ने कहा है, आपको याद रखना है। आपको सामान्य निवास स्थानीय हो गया, कब शादी किया जाए तो लड़की के घर रहेगा या लड़के के घर। हालांकि मोस्टली कल्चर में क्या है कि लड़के के पिता के घर रहने जाते हैं, लेकिन अब क्या है, अब दोनों ना माता के घर जाएंगे ना पिता के घर जाएंगे, एक नया स्थान बना लेते हैं, वहाँ निवास करते हैं, वहाँ रहने चले जाते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। बाकी कल हम लोग परिवार की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत जो हैं उनको पढ़ लेंगे। मेरा थोड़ा हेल्थ इशू है, तो अगर हो सकेगा तो मैं आज ही ये क्लास रिकॉर्ड कर दूंगी और प्रैक्टिस सेट की क्लास का भी मैं देख लूँगी। जैसा भी रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगी उस पर। तब तक आप लोग इस क्लास को अच्छे से लीजिए। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्विज़ के लिए। बाकी जो लोग साथ दे रहे हैं थैंक यू। बाकी आप लोग जो नए हैं उनका भी वेलकम सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।